लगातार कल से हम उड़ीसा में बने हुए हैं। किस तरह का इसका हिस्टोरिकल संदर्भ है सर इस स्टेट का? एग्जैक्ट हिस्टोरिकल संदर्भ तो काफ़ी लंबा है, तो इतना शॉर्ट में उसको बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उड़ीसा एक बड़ा एंशंट लैंड है, क्योंकि जब होमो सेपियंस का माइग्रेशन हुआ इंडिया में, तो जो ईस्टर्न पार्ट में जो सेटलमेंट्स हुए तो उसमें उड़ीसा भी था। और आप देखेंगे उड़ीसा को लग के बिल्कुल आंध्र प्रदेश है, और यहाँ कुरनूल का जो प्लेस मिलता है, तो कुरनूल केव्स वहाँ पर एक बहुत एंशंट सिविलाइजेशन था। यानी इंडिया के जो मोस्ट एंशंट साइट्स है, भीमबेटका है, कुरनूल है, अतिरापक्कम है, तो ये कुरनूल भी मोस्ट एंशंट है, यानी भीमबेटका के बराबर उसका भी पीरियड आता है। और उससे लगा हुआ ये पोर्शन है उड़ीसा का। तो जब होमो सेपियंस माइग्रेट हुए पूरे वर्ल्ड में, और एक ब्रांच जो इंडिया में आया है जो गोंडवाना था पहले, तो उसका ये पोर्शन का सेटलमेंट है। और उसके बाद तो फिर हिस्ट्री में जो है वो कलिंग के बाद से ज़्यादा हिस्ट्री यहाँ रिकॉर्डेड है। केव सिविलाइजेशन की सर आपने बात की है, केव सिविलाइजेशन के बाद में किस तरह से इंसान आगे प्रगत होते हुए आगे बढ़ा सर, जो आज इस स्वरूप में हम देख रहे हैं? देखिए यमलेश जी, पहले ना आइस एज था, तो आइस एज यानी बर्फ़ था धरती पर ज़्यादा, तो इसलिए जो होमो सेपियन है ना इंसान है, उसको केव जो है गुफा ही सेफ थी, क्योंकि वहाँ एक तो ठंडी से उसको बचने का साधन था, प्राणियों से बचने का साधन था। तो पहली जो सभ्यता डेवलप हुई है ना, वो केव्स में डेवलप हुई है। और वो कभी हमको इंडिया में जैसे आपको भीमबेटका जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से मिलेगी, कुरनूल में भी मिलेगी। अगर आपको यूरोप में अगर आप चले जाते हैं तो यूरोप में कई केव्स है जहाँ पर आपको इसको मिलेगी। स्पेन के अंदर में बहुत अच्छा केव सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड हुआ, फ्रांस के अंदर में जो है रिकॉर्ड हुआ है ना। वर्जी वैली आई फील इस तरह का नाम है, बोम्बंडा केव्स है, इस तरह के बहुत, अभी एग्जैक्ट नाम लेने में ये होगा क्योंकि मेरे पास अभी रिकॉर्डेड जो है दूसरे जगह है। तो आपको पूरे दुनिया में केव सिविलाइजेशन मिलेगा। वहाँ से जब आइस कम हुआ लगभग 11,000 साल पहले, तो जैसे इंसान 70,000 साल से जब उसको बुद्धि आई तो वहाँ से वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। लेकिन आइस की वजह से मोबिलिटी कम थी और वो बाहर कम आता था। लेकिन 11,000 साल पहले जब आइस कम हुआ धरती पर, और धरती थोड़ी वार्म होने लगी, वहाँ से हम देखते कि ज़्यादा अच्छा सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड फिर मिलता है, जिसको न्यूलिथिक एज बोला जाता है। वहाँ से फिर आगे बहुत अच्छा, फिर उसने धीरे धीरे फॉरेस्ट को कम किया, जहाँ अपनी खेती करना शुरू किया। ये सारी चीज़ें फिर देखने को मिलती है इसमें। सर ये तो इसका जो ऐतिहासिक जो एंसेंट रहा है, एंसेंट जो एंसेंट इससे जुड़ा हुआ है ये संदर्भ है, कलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, चूँकि तो रिलीजन से जुड़ा हुआ मैटर मानते हैं इसको, क्योंकि सम्राट अशोक के समय का ये नाम था। ये किस तरह का संदर्भ है? वो रिलीजन को अगर हम 2 मिनट के लिए बाजू भी रखें तो कलिंग का जो एरिया था एक्चुअली बेसिकली ये तो ट्राइबल लैंड था। और फिर जो है अशोका अपना साम्राज्य को एक्सपांड करना चाह रहे थे। फिर यहाँ बड़ा युद्ध हुआ, और उसमें जो वो युद्ध उधर साइड जो है ना, भुवनेश्वर वाला जो बेल्ट है आपका, पूरी भुवनेश्वर, वहाँ ज़्यादा अच्छे से वो देखने को मिलता है। महानदी और गंगा के बीच का एरिया का वो फाइट था ज़्यादा, इधर से कोई लेना देना नहीं उसका। अच्छा। ये जो बेल्ट है ना, ये बेसिकली बस्तर को लग के है, जहाँ हम जा रहे हैं अभी। रायगढ़ का जो बेल्ट है, कोरापुट का जो बेल्ट है, जिसको अनडिवाइडेड कोरापुट बोला जाता था, ये तेलंगाना और बस्तर का जो लग का जो बेल्ट है उसका बेल्ट है। इसका कलिंग से कोई ज़्यादा संबंध नहीं। कलिंग का जो संबंध है पुरी का जो बेल्ट है, ईस्टर्न उड़ीसा का वो बेल्ट जो है, पुरी के आसपास, भुवनेश्वर के आसपास का वो बेल्ट है। इवन देन वो जो युद्ध था वो बेसिकली पोर्ट के लिए, अशोका को एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट चाहिए था। और वहाँ पर जो है पोर्ट्स, क्योंकि नदी थी, महानदी जो है, वहाँ पोर्ट्स ज़्यादा थे समंदर से, क्योंकि उस समय कॉटन का एक्सपोर्ट बड़ा प्रॉफिटेबल था। जैसे आज ऑयल होता है, तो उस समय वो कॉटन हुआ करता था। तो उसके लिए अशोका ने साम्राज्य एक्सपेंड किया और वो युद्ध हुआ, वो उसका संदर्भ है। सर हम जिस रूट पे चल रहे हैं यहाँ पर मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज बड़ी तादाद में दिखाई दे रहे हैं। इनका क्या, किस तरह का मानव जीवन में बना हुआ है सर संदर्भ? नहीं, देखिए नेचर तो सबसे बड़ा, देखिए कॉस्मोस में, धरती में नेचर जो है और लाइफ है, ये अपने आप में बड़ा ब्यूटीफुल है। यानी कॉस्मोस में ये जो लाइफ की ओरिजिन है और नेचर है ना, जो नेचर भी तो लाइफ ही है ना। आप देखिए, आप अगर पेड़ पौधे अगर बोलते, प्राणी बोलते, तो वो भी तो लाइफ ही है। और फिर ये हिल लैंडस्केप वगैरह उसमें बना हुआ है वो इकोसिस्टम, तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब इसका तो मानव जीवन में बड़ा संदर्भ है। देखिए नेचर के पास जितना आप रहेंगे ना, उतना
इंसान नेचुरल अवस्था में रहता है उतना उसके अंदर हम देखते हैं हिंसक प्रवृत्ति कम होती है, उतना हम देखते हैं कि ज़्यादा अच्छे से व्यवहार होता है लोगों से। जितना नेचर से दूर होता है ना उतना उसमें फिर ये बाकी जो प्रॉब्लम्स है आर्टिफिशियलनेस आने लगता है। तो इसका प्रभाव यहाँ के लोगों पे आप देखेंगे कि इनके जो स्वभाव है, इनकी जो जीवन शैली है, उसमें आपको ये प्रभाव मिलेगा। रही बात मिनरल्स की, हाँ सरलता सुगमता, रही बात मिनरल्स की, तो मैं उड़ीसा सेकंड झारखंड के बाद सेकंड स्टेट है जहाँ मिनरल्स ज़्यादा है। तो वो जो है वो तो फिर आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, बाकी डेवलपमेंट के लिए उसका आप एक्सकवेशन करेंगे, फिर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो डेवलपमेंट के काम में आएगा। लेकिन नेचर को डिस्ट्रॉय करके डेवलपमेंट अगर होता है तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है। इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ ओडिशा की विकास दर 4.2 के आसपास बताई जा रही है। कितना इसको कम मानते हैं सर? मतलब एक क्योंकि निगलेक्टेड स्टेट रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार भी एक ही तरह की सरकार बिजू पटनायक की जो है पहले रही, अभी नवीन पटनायक है, यानी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट ज़्यादा रही है इधर में। तो पॉलिटिकल कंपटीशन भी नहीं रहा है, अल्टरनेटिव नरेशन जो होता है पॉलिटिक्स में उसकी भी कमी रही है। तो उसके वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलपमेंट भी पीछे छूटा हुआ है स्टेट जो है वो। तो कांग्रेस जैसी पार्टी की भी तो शायद यहाँ पर सरकार बहुत कम समयों के लिए, लेकिन अच्छा। आप देखिए पिछले, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन पिछले 4-5-20 सालों से ज़्यादा तो यहाँ एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उससे भी तो स्लोनेस आता है ना। अच्छा। तो क्या लगता है सर आपको? आप भी चूंकि राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, क्या नहीं, हम तो फ्यूचर है हमारा सर तो यहाँ प्रयास पर बिल्कुल पार्टी? रहा है पहले से, और अभी भी हम ऑप्टिमिस्टिक है कि पहले तो हम एक थर्ड मेजर पार्टी करके है इमर्ज हो, उसके बाद में गवर्नमेंट बनाने की तरफ जाए। ये तो हमारा पहले से प्रयास रहा है, और उसीलिए मैं थोड़ा भी उड़ीसा की तरफ ज़्यादा ध्यान भी दे रहा हूँ। सर कोरापुट के एक पर्वत का नाम जिक्र आया, देवोमाली का, वह काफ़ी ऊंचा इसको बताया जा रहा है। किस तरह का, मतलब यहाँ पे पर्वत काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, और शंकु आकार के पर्वत काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। जनरली हम देखते हैं सर पर्वत जो होते हैं लंबाई होते हैं, उनका कोई सीमा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे शंकुधारी पर्वत ज़्यादा तो दिखाई ये दे रहे हैं। ईस्टर्न घाट्स का पोर्शन है ना ये। अच्छा। तो ईस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन अलग ढंग से हुआ है। वेस्टर्न घाट्स का जो है बॉम्बे तरफ का जो पोर्शन है, या केरला और कर्नाटका का, वो फॉर्मेशन अलग हुआ है। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो हिल्स है उसका थोड़ा फॉर्मेशन अलग दिखेगा, है ना। वो तो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके वजह से हिल्स का शेप अलग अलग होता है। भौगोलिक यानी जो आप बोलते हैं जियोग्राफी, लेकिन जियोलॉजी जो धरती पे जब प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ या रॉक फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ, उसके हिसाब से शेप बना हुआ है।